Hello future officers, welcome to Decoded. Today's video is about solution to assignment test number 4. The question to this test are provided in the Telegram and the link to the Telegram is provided in the description of this video and the bio of the channel. Okay, before starting this I would like to tell you one thing, that if you are giving 1 hour to Decoded daily, then you are approximately solving 25 questions daily. If you combine illustrations, PYQs and the assignment we are giving you, on an average you are solving 25 to 35 questions daily. And if we take on the lower side, in a month you are solving approximately 700 to 800 questions. Now if you are solving 700 to 800 questions, believe me, no one can stop you from clearing the CSAT. तो आप Decoded को फॉलो करते रहें और 1 महीने में हम आपका पूरा CSAT करवा देंगे रिवीजन के साथ. बिलीव माई फ्रेंड्स. एंड आफ्टर 1 month वी विल अगेन बी रिवाइजिंग whole of this. Okay, so stay with us and keep working hard. Just give your 1 hour to 1.5 hours to us and believe me, we'll get your CSAT done. Okay, now we'll talk about the test questions. It goes like this. Test is about HCF and LCM. Okay, so the question on the first is like, there are 4 bells, 4 bells हैं that ring together at 10 pm. 4 bells हैं जो 10 pm पे ring कर रही हैं. Further the bells ring after 5, 10, 11 and 12 seconds respectively. How many times they ring together in 11 hours? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है. आपका जो इसका वीडियो है HCF और LCM का वीडियो नंबर 1, उसके अंदर, बट उसमें जो हमने आंसर निकाला था हमने गलत निकाल दिया था, उसमें थोड़ा एरर हो गया था. तो इस क्वेश्चन को मैंने फिर से ले लिया है, ठीक है. बट उसमें 2 आवर्स था, इसमें मैंने 11 आवर्स कर दिया उसको, ठीक है. तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ये कह रहा है कि 4 बेल्स हैं जो एक साथ रिंग करती हैं 11 बजे. फर्दर द बेल्स रिंग आफ्टर 5, 11, 12 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली. हाउ मेनी टाइम्स दे रिंग टुगेदर इन 11 आवर. तो उसके लिए हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये बेल्स फिर से कब रिंग करेंगी, कितने सेकंड बाद. तो उसके लिए एक सबसे बड़ा हमें सबसे छोटा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो इन सभी चारों से डिवाइड हो जाए, है ना. तो वो क्या होगा, LCM होगा. तो LCM निकालें आप इन चारों का. वही आपका आंसर है. 5 का LCM 5 इंटू 1, 10 का LCM आपका होगा, 10 का फैक्टराइजेशन होगा 5 इंटू 2, 11 का फैक्टराइजेशन होगा 11 इंटू 1 और आपका 12 का फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 3. अब इसमें आप LCM निकालते हैं, हम क्या करते हैं, जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी मैक्सिमम पावर लेते जाए सबकी. 2 की मैक्सिमम पावर क्या है इसमें, 2 टू पावर 3. ओके, फिर 3 की क्या है, 3 की 1 ही है और 5 की 5 है. तो इसका आंसर निकाल लो आप, क्या आएगा. इट इज 6 इंटू 5 इंटू 2 10 एंड 11 भी आएगा यहाँ पे. तो आपका यहाँ 11 हो जाएगा. तो आपका हो जाएगा 660 सेकेंड्स. ओके, अभी मुझे कह रहा है कि आपको 11 आवर्स में, तो ये 666 सेकेंड्स बाद फिर से रिंग करेंगी एक साथ, ठीक है. 666 सेकेंड बाद जो फिर से रिंग करेंगी. तो हम 11 आवर्स में कितने कुछ नहीं करना आपको. 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं. कैसे होते हैं, क्योंकि इसको आप 660 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 0 0 11 1 11 टाइम्स योर दिस इज 6 and this is your 60. So it is 60 times. Okay, so answer is C, 60 times. Now we were discussing that why 1 hour is equal to 3600 seconds. Okay, some people might not be knowing that. So 1 hour is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. So 1 hour is equal to then 60 into 60 seconds. So it is 3600 seconds आपका. Okay, now we'll move on to next question. Next question is like, a man has scheduled to run 2 marathons of 48 km and 62 km. What is the greatest possible rate at which man can run them in exact number of minutes? एक आदमी डिसाइड करता है कि उसको 2 मैराथन रन करनी है, 48 किलोमीटर की एक और दूसरी 62 की. तो उसकी सबसे ज़्यादा स्पीड कितनी हो सकती है कि वो दोनों को कंप्लीट कर ले एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स में, ठीक है. मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि उसको इस स्पीड से भागना है कि ऐसा ना हो कि कोई फ्रैक्शन आए जो इसको
इन दोनों को ख़त्म करने में जो टाइम लग रहा है वो कोई फ्रैक्शन में टाइम ना आए, वो पूरी कंप्लीट हो जाए वो मैराथन। ऐसी स्पीड से भागना है कि उसी स्पीड से अगर भागे तो 48 किलोमीटर भी कवर हो जाए और 62 भी कवर हो जाए। उसमें ये नहीं देखना कि टाइम कितना लग रहा है, बट टाइम ऐसा आना चाहिए जो फ्रैक्शन में ना आए, पूरा कंप्लीट टाइम में आ जाए। कि 2 किलोमीटर की समझ लीजिए 2 किलोमीटर आता है आंसर, तो 2 किलोमीटर में ऐसा होना चाहिए कि ये पूरा भाग पाए उसे। ठीक है, कोई फ्रैक्शन मतलब कुछ बचे ना। अगर इसने अपनी स्पीड 2 रखी तो 2 अपनी, अगर इसने फॉर एग्जांपल अगर इसने अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर पर मिनट रखा तो उस 2 किलोमीटर पर मिनट में इस 48 किलोमीटर को भी कवर कर पाए पूरा का पूरा और 62 को भी कवर कर पाए, कोई किलोमीटर इसमें से बचे ना, तो वो फाइंड करना। तो इसके लिए क्या करेंगे, सो हम ऐसा नंबर फाइंड करेंगे सबसे बड़ा जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, इन दोनों को फैक्टर हो। तो कुछ लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लीजिए, वो सॉरी एचसीएफ लेते हैं। तो एचसीएफ ऑफ 48 and 62, write it down. Your 48 goes like 6 into 8, that is your 3 into 2 into 2 to the power 3, then it's your 62. So this is your 3 1 31 into 2, and 31 itself is a prime number. Okay, so the common in between them is 2 only, so your HCF is 2. So he should run at 2 kilometers per minute. So your answer to this is A. Now let's move on to another question, which is like find the HCF of x to the power m minus 1 and x to the power n minus 1. इसका आंसर सीधा का सीधा A है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, आपको इसके अंदर जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इस फॉर्मूले को याद रखें। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में तो डायरेक्टली पूछेगा ये। तो ये फॉर्मूला होता है, अगर ऐसे कुछ दिया है कि x टू द पावर m माइनस 1 और दिया है x टू द पावर n माइनस 1, तो इनका HCF होगा आपका x टू द पावर HCF ऑफ m comma n minus 1. Okay, so this is your answer A. Now we'll move on to question number 4. ठीक है, हमें एलसीएम निकालना है इन तीनों का, पर ये तीनों क्या है कि ये इंटीजर नहीं है कंप्लीट, ये आपको डेसिमल पार्ट में दिया है। ठीक है, तो आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। 2.5 है, इसको लिख लो 25/10, 0.5 है, इसको लिख लो 5/10, और 175 है, इसको आप लिख लो बाय 1000। ठीक है, इतना आप लिख लें इसको। तो एक फार्मूला होता है हमारे पास, जब भी आपको ऐसा दिया हो कुछ तो एक फार्मूला होता है। अगर फ्रैक्शन में दिया है ना, सिर्फ फ्रैक्शन में 3, अभी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको फ्रैक्शन में 3 दिए तो आप उसमें क्या करेंगे, आप लिखेंगे उसको एलसीएम। अगर कोई फ्रैक्शन में जैसे दिया है आपको x/y, ठीक, मतलब कोई फ्रैक्शन में दिया है आपको कि कुछ भी फ्रैक्शन मतलब अगर पूछा जाए उसका एलसीएम, तो आप कुछ नहीं करते हैं, उसमें क्या करते हैं, आप लेंगे जो न्यूमरेटर होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जब भी फ्रैक्शन में दिया होगा तो एलसीएम ऐसे निकलेगा। ठीक है, अब जो ऊपर वाले हैं उनके आप एलसीएम ले लो इन तीनों का, तो इसको खोल, तो आपका ये आंसर आएगा एलसीएम ऑफ किस किस का एलसीएम लेना है, ऊपर 25, 5 और 175, और आपको HCF लेना है 10, 10 और 1000 का। ठीक है, तो करके देख लो आप इसमें क्या हो सकता है कि ये आएगा 5 × 5, और ये आपका सिर्फ 5 ही रहेगा, और ये आपका 25 × 7 क्या होता है, 7 5 ज़ा, ठीक है, तो आप इसको लिखो 5 × 5 × 7, गेटिंग। और नीचे का हमें HCF निकालना है, इसका HCF ऊपर वाले का LCM। इसके HCF के लिए इसको लिखो 2 × 5, और ये भी 2 × 5, और ये 2 × 5 इंटू आपका 100 आ जाएगा। तो इसमें कॉमन सिर्फ यही है, तो इसका आंसर आएगा आपका ये। तो इसमें अब देखो
कि 5 की हाईएस्ट पावर है 5 टू द पावर 2, तो ये आएगा आपका 5 टू द पावर 2 इंटू 7 अपॉन, इसका आ जाएगा आपका एलसीएम, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 5 5 जो 25 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज़ योर नथिंग बट दिस ओनली 175 डिवाइडेड बाई 10, सो दिस इज़ योर 17.5, ठीक है। इसका आंसर है ए। कुछ नहीं करना, अगर आपको फ्रैक्शन में मिल जाता है आप कुछ ना करें, आप ले लें जो न्यूमरेटर होती है ऊपर वाली टर्म, ऊपर वाली टर्म्स का एलसीएम ले लो, और नीचे वाली टर्म होती है एचसीएफ, वो सॉरी डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लो। न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो न्यूमरेटर हमारे थे 25, 5 और 75, और डिनोमिनेटर था 10, 10 और 1000। तो इनका हम ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। A library has 50, 60 and 90 books of 3 distinct varieties. It is required to arrange these books in rows in such a way that one row has only one variety of book and the number of rows should be minimum. Then what is the size of each row? ठीक है। अब ये कह रहा है एक लाइब्रेरी में 50, 60 और 30 किताबें हैं, 50, 60 और 90 किताबें हैं, 3 अलग अलग वैरायटी की। अब उनको रोज़ में अरेंज करना है इन सच अ वे कि जो है ना मिनिमम नंबर ऑफ रोज़ बने, और जो रिक्वायर्ड साइज़ है मतलब हर एक किताब रो में आ जाए और एक रो में एक ही टाइप की किताब आए, पर सारी किताबें आ भी जाएं। तो ऐसी रो बनानी है कि हर रो में डिफरेंट टाइप ऑफ किताब, एक ही टाइप की किताब रहे और सारी किताबें भी इन रोज़ में आ जाएं। तो ऐसी कितनी मिनिमम रोज़ बनेंगी और इस रो का साइज़ क्या होगा? तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हमें ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो इन तीनों को, सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे आराम से, ठीक है। वो मैक्सिमम किताबें रख पाएगा अपने अंदर, वो जो सबसे बड़ी रो होगी इन तीनों, जो ऐसा एक नंबर, जो रो का साइज़ ऐसा, वो एक नंबर हो जो इन तीनों को आराम से डिवाइड कर पाए, ठीक है, या इन तीनों का फैक्टर। तो इसके लिए हम इसका एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ ऑफ 50, 60 एंड 90। ओके, तो आप 50 को लिखो 5 इंटू 2, अब 60 को लिखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। दिस इज जो 10, दिस इज 6। अब 90 को आप लिखो क्या 3 इंटू 3 और 10 को लिखो 2 इंटू 5। अब कॉमन चीज़ें देखें तो 2 और 5 सब में कॉमन है, ठीक है। 2 and 5 is common in each of them, ठीक है। तो 2 and 5 हर एक में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा आपका, इसमें तो 3 है पर इन दोनों में 3 पर उसमें नहीं है, तो आपका इसका एचसीएफ आएगा 10, ठीक है। इसका एचसीएफ आपका 10 आएगा। तो जो रो का साइज़ होगा वो 10 होगा, ठीक है। एक रो के अंदर 10 किताबें आएंगी, तो इसका आंसर है ए। गेटिंग? नाउ इट इज़ सेइंग दैट जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था ये वाला, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रोज़ रिक्वायर्ड। अब कितनी नंबर ऑफ रोज़ चाहिए? अब नंबर ऑफ रोज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अब अगर ये 50 बुक्स हैं, ठीक है, और मेरी जो एक रो में मेरी कितनी बुक्स आती हैं 10, तो मुझे 50 बुक्स रखने के लिए कितनी रो चाहिएंगी? तो मैं 50 डिवाइड बाई 10 कर दूंगा फिर, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ़ रोज़ निकालनी है। तो मुझे जो 60 बुक्स हैं वो एक रो में 10 बुक आती हैं, तो 60 बुक कितनी रो में आएंगी वो लिखना पड़ेगा। और एक बुक में 10 रो है, एक रो में 10 बुक आती हैं और 90 बुक्स कितनी रोज़ में आएंगी। और मुझे टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ चाहिए, तो 50 बुक्स रखने के लिए मुझे 5 रोज़ चाहिए होंगी, ठीक है। आपकी जो ये है 6 बुक रखने के लिए मुझे 10, इसके लिए आपकी क्या कहते हैं 60 बुक रखने के लिए 6 रोज़ चाहिए होंगी, और 90 बुक्स रखने के लिए मुझे 9 रोज़ चाहिए होंगी। तो मैं इनको ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 11 + 9, दैट इज़ योर 20। सो योर आंसर इज बी 20। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। There are 2 equilateral triangles A, B, C and D, E, F with sides 14 and 26 centimeter respectively. Then, with the greatest length of tape possible to measure them exactly, how many equal parts can be measured?
अब ये कह रहा है कि दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिनकी साइड है 14 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर। तो मुझे एक ऐसी टेप ढूंढनी है जो अगर मैं इन ट्राइंगल्स को नापने जाऊँ तो वो पूरे पूरे नप जाएँ। ऐसा ना हो कि कहीं पे टेप छोटी पड़ जाए, मतलब टेप की जो लेंथ है वो ऐसी हो कि अगर मैं इन ट्राइंगल्स की साइड को नापूं तो पूरी नप जाए। कोई ऐसा ना हो कि कोई किसी साइड में से कुछ हिस्सा बच गया नपने से, तो वो जो दोनों को नाप पाए पूरा दोनों को, मतलब तो फिर मुझे एक नंबर ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो इन दोनों सबसे बड़ा नंबर, क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना फ़ायदा, तो वो ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा जो इन दोनों को आराम से डिवाइड कर दे, इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम ऑफ एचसीएफ लेता हूँ। क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, द हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द टू गिवन नंबर्स। तो एचसीएफ लेंगे हम 14 एंड 26 का। तो 14 गोज लाइक योर 7 इंटू 2 एंड योर 26 गोज लाइक 13 इंटू 2, 13 टू 26। तो माई कॉमन इज 2, तो एचसीएफ इज 2 सेंटीमीटर। तो वो जो टेप है उसकी जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर 2 सेंटीमीटर की टेप है तो वो इस पूरे को आराम से नाप देगी। तो अब ये कह रहा है कि हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स कैन बी मेजर्ड, कितने इक्वल पार्ट्स जो हैं मेजर हो सकते हैं इससे, ठीक है, कितने इक्वल पार्ट्स इससे मेजर हो सकते हैं। तो वो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अब एक साइड को एक पूरे एक साइड को मैं नाप रहा हूँ, ठीक है, तो वो उसमें कितने पार्ट नपे। अगर जैसे कि ये 14 सेंटीमीटर की है, मेरी टेप की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो वो एक साइड को कितनी बार नापेगा, तो वो मेरा आएगा, तो मैं इसको 14 को जब 2 से डिवाइड कर दूंगा तो वो कितनी बार नपी होगी पूरी नापने के लिए, तो 7, तो एक साइड तो 7 बार नपी। तो मेरे पास कितनी साइड्स हैं इसमें, 3 है, 23 होगा। प्लस अब मेरे पास जो दूसरा है वो है 26 है उसकी डायमेंशन, तो इसको नापने के लिए मेरे को इसको डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। तो मतलब मुझे उसको 13 बार नापना पड़ा पूरी साइड को नापने के लिए 2 सेंटीमीटर की टेप से। और मेरे पास 3 साइड्स हैं तो इंटू 3 कर देंगे, तो ये आपको हो जाएगा 7 3 ज़ा 21 प्लस 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब आप इसको ऐड कर दो तो दिस इज़ योर 0 5 एंड 1 6, तो आपका 60 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। 3 bells ring after interval of 2, 4 and 8 seconds. After how much seconds will they ring together again after ringing for the first time at this? अब ये कह रहा है कि 3 बेल हैं जो 2, 4 और 8 सेकंड बाद बजती हैं, ठीक है। तब ये पहली बार जो है एक साथ कब बजी, XAM पे। तो अब XAM के कितने सेकंड बाद ये फिर से बजेंगी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ऐसा एक शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है, जिसमें ये तीनों उस साइकिल को कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है, जिसमें ये तीनों बेल्स जो है उस साइकिल को कंप्लीट कर पाएँ, ऐसा एक शॉर्टेस्ट टाइम मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो उस टाइम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं लूँगा एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 8। तो मैं देखते हैं कितना आता है। 2 को मैं लिखते हैं 2 इंटू 2 1, 4 को लिखोगे आप 2 इंटू 2 और 8 को आप लिखोगे 2 टू द पावर 3। अब एलसीएम में वही होता है कि जो प्राइम नंबर की सबसे बड़ी पावर है वो आती है, तो सबसे बड़ी पावर है 2 टू द पावर 3, तो एलसीएम आपका हो गया 2 टू द पावर 3 जो कि आपका 8 है। तो 8 सेकंड बाद ये फिर से बजेंगे, ठीक है, तो आंसर आपका आ गया 8। इसमें ये तीनों बेल एक साथ तभी बजेंगी जब एक ऐसा टाइम हो हमारे पास जिसमें ये तीनों बेल्स उस साइकिल को कंप्लीट कर लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल 8 सेकंड वाली बेल तो बज गई टूं करके एक बारी, ठीक है, 8 सेकंड बाद, क्योंकि 8 सेकंड बाद बजती तो एक बारी बजेगी। तो उस टाइम के अंदर जो ये 2 सेकंड वाली बेल है वो 4 बार बज चुकी होगी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और ये वाली बेल जो है वो 2 बार बजेगी। तो फिर जब 4 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी बेल नंबर ए की, इसको बेल नंबर ए मान लेते हैं, तो उसके साथ बेल नंबर सी भी बजेगी। और जब 2 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी बेल नंबर बी की, तो वो फिर ये जब सी वाली भी बज रही होगी और ये भी बज रही होगी, तो वो जो टाइम है वो 8 सेकेंड है जिसमें ये अपने तीनों बेल्स अपनी एक साइकिल कंप्लीट करके एक साथ बज रही हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि एक हमारा कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन है। आइए उधर, let's check this out. It is like read the following one item, read the following passage, answer the items that follow from the passage
आंसर टू दीज आइटम शुड बी बेस्ड ऑन पैसेज ओनली। इसमें एक ही पैसेज लिया गया आज, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो सकते हैं लोगों के लिए करने के लिए, बट सिंस आई हैव नाउ टोल्ड यू हाउ टू सॉल्व देम, दैट दिस कैन बी सॉल्व इजीली। सो ये जो हमने पैसेज लिया है, हमने द हिंदू से आर्टिकल लिया है, उसके ऊपर हमने पैसेज को फॉर्म किया है। तो आइए इस पैसेज को सॉल्व करते हैं। Rheumatoid arthritis is a chronic autoimmune condition that mostly affect the joints. ठीक है, scientists have not yet understood why an autoimmune condition occurs, allowing the immune system that protects the body to attack itself. A patient experiences pain, swelling of joint, and loss of function and mobility as a result of stiffness. As can be expected, this likely to significantly lower a patient's quality of life. As per the National Institute of Arthritis US, rheumatoid arthritis affects the lining of joints and damages the tissue that covers the end of the bones in a joint. It occurs in a symmetrical pattern, meaning that if one knee or hand has the condition, other hand or knee also is also affected. Fatigue, occasional fevers, and loss of appetite are to be expected, and there is a possibility that it may cause medical problems outside of the joints, including in the heart, lungs, bloods, and eyes and skin. ठीक है, ये कह रहा है कि जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये क्रॉनिक ऑटो इम्यून कंडीशन है जो जॉइंट को इफेक्ट करती है। साइंटिस्ट ने अभी तक ये पता नहीं लगा पाया कि अपना ही इम्यून सिस्टम खुद को क्यों अटैक करने लगता है। पेशेंट को एक्सपीरियंस होता है पेन, स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शन मोबिलिटी इसमें। एज एक्सपेक्टेड दिस इज लाइकली सिग्निफिकेंटली लोअर। तो जब ये सब दर्द वर्द हो रहा है, उसको परेशानी हो रही है, तो उसकी जाहिर सी बात है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाएगी। एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्थराइटिस के हिसाब से ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये जॉइंट्स की लाइनिंग को इफेक्ट करता है, टिश्यू को डैमेज कर देता है जो बोन के एंड को कवर करते हैं। इट ऑफन अकर्स इन सिमेट्रिकल पैटर्न। सिमेट्रिकल पैटर्न में होता है, जैसे कि एक जॉइंट में हो गया दूसरे में भी हो जाएगा, ठीक है। फिर इससे थकान होती है, बुखार आता है और भूख लगना बंद हो जाती है। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट मे कॉज मेडिकल प्रॉब्लम। ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती है कि ये जॉइंट्स के बाहर भी मेडिकल प्रॉब्लम कॉज कर देता है, कि जैसे कि हार्ट को भी इफेक्ट कर सकता है, लंग्स को भी कर सकता है, ब्लड नर्व्स को कर सकता है, आई को कर सकता है, स्किन को कर सकता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज। ये पहली बारी कह रहा है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस लोअर्स द इम्यूनिटी ऑफ द इफेक्टेड पर्सन। ऐसा ये पैसेज कहीं नहीं कह रहा है। पैसेज ये कह रहा है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस से जो ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब बॉडी की इम्यूनिटी खुद को ही हार्म करने लग जाती है, ठीक है, लोअर होने की कोई बात नहीं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस अफेक्ट्स ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ऐसे भी नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कुछ ऑर्गन मतलब जॉइंट्स के अलावा कहीं और भी इफेक्ट कर सकता है, पर ऐसा कहीं नहीं कह रहा है कि सभी को करेगा। ट्रीटमेंट टू रूमेटॉइड अर्थराइटिस शुड इंक्लूड होलिस्टिक केयर ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ। ओके, रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक। ऐसा यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक मेजर कॉज ऑफ हार्ट अटैक है। तो अब ऊपर वाले पैसेज को पढ़ने से हमें ये समझ आता है कि जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो एक जगह को इफेक्ट नहीं करते, बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट कर रहा है। मतलब आपको पेन भी हो रहा है, आपका एपेटाइट भी जा रहा है, ठीक है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो रही है, तो बंदा मेंटली भी परेशान होगा ना उस चीज़ों की वजह से। तो हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रीटमेंट टू रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अगर उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, शुड इंक्लूड होलिस्टिक केयर ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ। क्योंकि अब वो बंदा इतना ज़्यादा परेशान है तो मेंटली परेशान ही होगा, तो उसमें होलिस्टिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इसलिए हमारा आंसर होगा इसका सी। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट नंबर 4. The question to this assignment is provided in the Telegram channel. You can access those questions from them and solve it. So guys, keep doing it. You are definitely going to clear the CSAT. No one can stop. आपका CSAT 100% क्लियर होगा। आप बस क्या करें कि Decoded को रेगुलरली फॉलो करते रहें। आपको सब फ्री मिल रहा है, आपको फ्री में आपको कंसेप्ट मिल रहा है, इलस्ट्रेशन मिल रहा है, PYQ का सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ आपको असाइनमेंट भी मिल रहा है। तो अगर आप इस साइकिल को फॉलो करते रहेंगे तो आपका रोज़ रिवीजन होगा और 1 मंथ में आपका पूरा CSAT खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर दिस, टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू डू इट। थैंक